हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। और आप जैसे कि बार बार पूछते रहते हैं, तो आप ही के प्रश्नों पर आधारित ये वीडियो है। और मैं समझता हूं कि वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप पत्नी पक्ष से हैं चाहे आप पति पक्ष से हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षकारों को नॉलेज होनी चाहिए कि उनके फेवर में क्या क्या लॉ है। और साथ ही साथ उनको यह भी पता होना चाहिए कि यदि उनके द्वारा कुछ गलत कृत्य किया जाता है तो उनके ऊपर क्या क्या कानूनी कार्रवाइयां हो सकती है। तो दोस्तों, अमूमन एक आ जाता है और रियलिटी भी है कि पत्नी के लिए बहुत सारे लॉज हैं। यदि लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, वाइफ के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसके पास लॉ है, उन पर्टिकुलर लॉ में जाकर के वो अपना रिलीफ क्लेम कर सकती है। लेकिन यदि पुरुष के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके पास स्पेसिफिक लॉ नहीं है। अब ऐसे केस में अक्सर सवाल ये आता है कि सर, हमारे साथ तो बहुत कुछ गलत हुआ, हम क्या करें? हमारे पास तो कोई लॉ ही नहीं है, हम कौन सा केस उनके ऊपर दायर करें? या फिर उन्होंने दुनिया भर की गलत चीजें करी, उन्होंने दुनिया भर की आपराधिक कृत्य करे, सब चीजों के लिए उन्हें माफ कर दिया जाए? तो कुछ ऐसा आप बताइए कि हम भी हमारे साथ हुए गलत चीजों के लिए सामने वाली पार्टी पर केस कर सकें। अब दोस्तों, इसी पर आज का ये वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे केस बताने वाला हूं जो आप अपनी पत्नी और उसके घर वालों पर करके उनको दंडित करा सकते हैं यदि उनके द्वारा कोई अपराध किया गया है, यदि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से आपको हैरेस किया गया है, परेशान किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, वहां जाकर के इंस्टाग्राम पर चैनल को जरूर फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पर भी इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज हम डालते रहते हैं। अब दोस्तों, चलिए हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। जब पति पक्ष और पत्नी पक्ष के बीच में कलह विवाद शुरू होता है तो इनिशियली जो इसकी शुरुआत होती है वो धमकियों से होती है, और धमकी भी अपने आप में क्राइम है। अब दोस्तों, धमकी नॉर्मल भी हो सकती है, धमकी आपको मुकदमों में फंसाने की भी हो सकती है, ये धमकी आपको जान से मार देने की भी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में आप उनके ऊपर एक कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि आपको इस प्रकार की धमकी दी गई है। लेकिन धमकी की धारा माइनर होती है, 506 आईपीसी ऐसे केस में लगता है। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपसे पैसे की मांग की जाती है, और जो पैसे की आपसे मांग की जा रही होती है वो एक्सटॉर्शन का रूप धीरे धीरे ले लेती है। यानी इनिशियली तो केवल आपसे कहा जाता है कि सेटलमेंट कर लीजिए, लेकिन बाद में टोन चेंज होती जाती है और ये हो जाता है कि आप इतने पैसे दीजिए वरना हम इतने मुकदमे कर देंगे। तो इस प्रकार की चीजें अगर आपके साथ की जा रही हैं तो ये प्रॉपर तरीके से एक्सटॉर्शन में आएगा। हाँ, इतना जरूर है कि इसके लिए आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, खाली आपके कहने से नहीं हो जाता। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उनकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग, उनकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, उनकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कुछ आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे आप कोर्ट में साबित कर सकें। तो यहां पर एक्सटॉर्शन का केस भी उनके ऊपर बन सकता है। अगला दोस्तों, कई बार होता है कि सामने वाला पक्ष आपको समाज में बदनाम करने लगता है और इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। वर्बली बदनाम करता है, या सोशल मीडिया पर बदनाम करता है, या रिटर्न कोई लेटर आपके डिपार्टमेंट में डाल देता है, बहुत सारी चीजें करता है। यदि ऐसा वो कुछ भी कर रहा है तो इससे सीधी सीधी आपकी मानहानि हो रही है, आप डिफेम हो रहे हो। तो ऐसे में डिफेमेशन का केस भी आप उनके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन कोशिश आपको यह करनी चाहिए कि जो भी क्रिमिनल केस होता है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दें। ज्यादा टाइम गैप आप दे देंगे तो वो चीज आपके लिए ठीक नहीं रहेंगी। तो इस प्रकार से आप डिफेमेशन का केस भी इनके ऊपर कर सकते हैं। अगला दोस्तों आता है सूट फॉर डैमेजेस, यानी कि आपके रिलेशनशिप को डैमेज किया। यदि आपका पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में और वो अन्य व्यक्ति कारण बन रहा है आप दोनों के बीच में विवाद का, या आपके पार्टनर को भड़का रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करने के लिए, और आपका रिलेशनशिप खराब कर रहा है और आपके पास इसके एविडेंस है, तो ऐसे केस में ये सारे एविडेंस आप सूट फॉर डैमेजेस में लगा करके उससे कंपनसेशन वसूल कर सकते हैं कि इस बंदे की वजह से मेरा रिलेशनशिप डैमेज हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, एक केस बनता है कि यदि आपकी पत्नी आपके घर में निवास कर रही है और वो घर आपके माता पिता के नाम से है और आपके नाम से नहीं है, और पत्नी उस घर को खाली नहीं कर रही है, तो ऐसे में आप माता पिता की तरफ से भी एक सूट फाइल कर सकते हैं। इस घर में आने का अधिकार नहीं है, सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत भी हो सकता है। और इस पर एक बहुत ही अच्छा जजमेंट भी आया था, जिस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जहां पर बहू को यह आदेश दिया गया था कि वो ससुर का घर खाली करे। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी आपराधिक प्रवृत्ति की होती है, वो आपके घर पे आती है, आपके साथ मारपीट करती है, आपके माता पिता भाई बंधुओं के साथ मारपीट करती है। ऐसे केस में सेक्शन 323 का केस उन पर बनता है। और यदि जो वो मारपीट की गई है वो गंभीर प्रकृति की है तो ऐसे में 325 आईपीसी का केस भी आप उनके ऊपर बना सकते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप उन्हें घर के अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन वो जबरन आपके घर के अंदर घुस जाते हैं। तो ऐसे केस में 441 से लेकर 448 तक की गृह भेदन की धाराएं भी उनके ऊपर लग सकती हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब आपकी पत्नी आपके घर से जाती है तो वो आपका बहुत सारा सामान, आपके फादर मदर का बहुत सारा सामान, कई बार गहने आपकी माता जी के अपने साथ ले जाती है। तो ऐसे में चोरी का केस भी आप उन पर लगा सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास उसका कोई सबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली आप झूठ बोल देंगे मेरी पत्नी ये ले गई तो केस हो जाएगा। अगर वास्तव में वो लेके गई है और उसका कोई एविडेंस आपके पास है, तो की बात मैं कर रहा हूं, तो आप उनके ऊपर चोरी का केस भी करा सकते हैं कि वो आपके घर से ये पर्टिकुलर सामान चोरी करके ले गई है, उसका एविडेंस ये रहा।
इसके अलावा दोस्तों कई बार होता है कि आपकी जो पत्नी है वो अपने मुकदमों में झूठ बोलती है और उसका प्रूफ आपके पास होता है। जैसे कि आपकी पत्नी ने स्टेटमेंट दिया है कि वो एक घरेलू महिला है, कहीं जॉब नहीं करती, लेकिन आपके पास उसकी सैलरी स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट है और कुछ एविडेंस है जिससे बिल्कुल क्लियर है कि वो जॉब करती है। तो ऐसे में आप उस पर परजुरी भी फाइल कर सकते हैं। 340 सीआरपीसी में भी उस पर एक पिटीशन फाइल की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट होता है उसके अंत में स्पेसिफिकली मेंशन है कि यदि आप किसी चीज को छुपाएंगे या झूठ बोलेंगे तो 191 से लेकर के 195 आईपीसी तक की कार्रवाई सामने वाले बंदे पर की जाएगी। तो यदि उस एफिडेविट में कुछ भी झूठी स्टेटमेंट आ रही है, आप उसे साबित कर सकते हैं, तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन पर्टिकुलर धाराओं के अंतर्गत भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सामने वाली पार्टी पर कार्रवाई के आदेश किए जाएं। अब दोस्तों यहां पर एक क्लैरिटी भी मैं देना चाहता हूं। कई बार आप लोग ये पूछते हैं कि सर मेरी बहन का नाम या भाई का नाम एफआईआर में से हट गया तो क्या वो इसके ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल कर सकती है? सच्चाई क्या है दोस्तों? आपने अलग अलग जगह से जानकारी कलेक्ट करी होगी, मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें बताना चाहता हूं। देखिए डिफेमेशन तो है कि उन्होंने झूठा नाम लिखवा दिया था, पुलिस ने नाम काट दिया, लेकिन आप इसके बेस पे अगर डिफेमेशन का केस फाइल करते हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी डिफेंस ले सकती है कि भाई उन्होंने ऐसा किया था इसलिए उन्होंने ये नाम आपका दिया था और पुलिस ने वो नाम डाला भी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की या बायस इन्वेस्टिगेशन करी और इस वजह से वो नाम हट गया। उसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपने किसी प्रकार का डिफेम नहीं किया था, आपने तो सत्य बात पुलिस को बताई थी, लेकिन पुलिस ने गलत जांच करी और नाम हटा दिया, तो ये डिफेंस वो ले सकते हैं। तो ऐसे में आपका जो डिफेमेशन का केस होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। तो मेरी यह राय है कि डिफेमेशन का केस आप इस बेसिस पे ना करके इस बेसिस पे करें कि यदि उन्होंने सामने से आपकी बदनामी करी है और उसका कोई सबूत आपके पास है तो उस वे में जाइए, इस वे में ना जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब दोस्तों इसके बाद आता है पैसे का ट्रांजैक्शन। कई बार ऐसा होता है कि आप गुड फेथ में अपनी वाइफ को या उसके घर वालों को हेल्प के तौर पर कुछ पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब वो जो पैसा होता है वो ऑन रिकॉर्ड ट्रांसफर किया गया है, ये बिल्कुल क्लियर आपके पास एविडेंस है कि किस लिए ट्रांसफर किया गया, लेकिन अब विवाद होने पर वो सामने वाले पैसा देने से बिल्कुल मना कर दे रहे हैं। अब ऐसे केस में आप सूट फॉर रिकवरी में भी जा सकते हैं उस पैसे की रिकवरी के लिए। वहां पर चूंकि ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस आपके पास है कि क्यों आपने पैसा दिया था, तो ऐसे केस में आप सूट फॉर रिकवरी में जाकर के उस पैसे की वसूली भी उनसे कर सकते हैं। अगला दोस्तों आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 आईपीसी। यदि आपने अपनी वाइफ को अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, लाइक पासपोर्ट उसके पास है या कुछ और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, लेकिन विवाद होने पर वो अपने साथ लेकर सारे चले गई है या उसने किसी और प्रकार से उन डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कर लिया है, आपका पासपोर्ट उसके पास है, तो ऐसे केस में आपकी वाइफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करती है और आप उस पर 406 आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि वाइफ पक्ष के लोगों ने आपके महिला पक्ष से कोई भी किसी भी प्रकार की बदतमीजी करी है, किसी भी प्रकार की अभद्रता करी है या अश्लीलता करी है, तो उस पर्टिकुलर महिला की तरफ से 509 आईपीसी का केस भी बन सकता है। और यदि बहुत ज्यादा उन्होंने छेड़खानी वगैरह कर दी है तो ऐसे केस में 354 आईपीसी का केस भी बन सकता है, 354 आईपीसी। तो ये सारे बहुत सारे अधिकार हैं और भी तमाम धाराएं हैं, लेकिन मेन बात है कि जब आप इन काउंटर केसेज को करेंगे तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि किसी को भी मैं जनरली इस प्रकार से धाराएं बताता नहीं हूं कि ये धाराएं हैं, क्योंकि ये सारी धाराएं सबके लिए सेम नहीं हो सकती। हर एक मामले पर निर्भर करता है कि कौन सी धाराएं ली जाए और फिर उन धाराओं के आधार पर किस प्रकार से चीजों को लाया जाए। तो यदि आप लीगल नॉलेज के बेस पे किसी भी धारा में जाकर के कोई केस कर रहे हैं तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ें, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों के काम आएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।